तो एवरीवन माई सेल्फ सी हरिओम मिरडिया एंड दोस्तों आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं सीए फाइनल एएफएम की मई 26 की जो एमटीपी है उसमें दो नए क्वेश्चंस दिए हैं आईसीए ने। उन दोनों नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। ठीक है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले दे दूं। यदि कोई स्टूडेंट मेरा स्मार्ट कंपाइलर का बुक रिफर कर रहा है तो उसको ये दो ही नए क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं फॉर मई 26। ठीक है। बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस दिए हैं आरटीपी और एमटीपी में फॉर मई 26 वो ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में कवर्ड है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैंने आपको बता दिया। चलो ये दो क्वेश्चन आप कर लेना, ये वीडियो खत्म होते ही आप अपने काम पे लग जाना। द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अ फंड इज एज फॉलोस। गवर्नमेंट बॉन्ड हमको दिया है दोस्तों। फंड ने इन्वेस्ट किस में किया है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। करेक्ट है। कूपन रेट हमको हर एक बॉन्ड का पता है। परचेज रेट, हर एक बॉन्ड का परचेज रेट हमको दिया है और उसका फेस वैल्यू है कितना? 100 रुपीज। ड्यूरेशन इन ईयर्स हमको दिया है। एंड ड्यूरेशन बेसिकली दोस्तों रिप्रेजेंट क्या करता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये तो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में सीखा है कि अगर किसी भी बॉन्ड का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा है। अगर ड्यूरेशन कम है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो भी कम है। करेक्ट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हर एक गवर्नमेंट बॉन्ड का आप ड्यूरेशन को देखो ध्यान से। ठीक है। कहना इसे ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ड्यूरेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट रिस्क इसमें इस इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है दोस्तों, कहना इसे इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा है, इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा है, इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे तो सबसे ही ज़्यादा है। ठीक है। इतना चीज़ याद रहेगा। मैं आपसे सवाल पूछूं दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे कम कहाँ पे है? आप मुझे कहोगे कि सर यहाँ पे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इंटरेस्ट रेट रिस्क? तो आप कहोगे सर यहाँ पे ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इस चीज़ को भूलना मत, दिमाग में कहीं पे तो लिख दो थोड़ी देर के लिए। आगे पढ़ते हैं। फेस वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹5 करोड़ इन ईच गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब हर एक बॉन्ड में दोस्तों जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसकी फेस वैल्यू मुझे दी है ₹5 करोड़। ठीक है। उसकी वैल्यू है ₹5 करोड़ और एक बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 100। सो दैट मीन्स मैंने जो अमाउंट, सॉरी, मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ दोस्तों? कहना इसे 5 लाख। 5 करोड़ डिवाइड बाई 100, 5 लाख आता है। मतलब ये हर एक बॉन्ड के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 5-5 लाख। करेक्ट है। 5 लाख को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा परचेज रेट के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। करेक्ट है। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंड। एक ऐसा फंड दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है उसको गिल्ट फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्ट फंड। ठीक है। अगर आपने थियोरी किया होगा तो ही इसका आंसर आपको आएगा, वरना नहीं आएगा। बी सब क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट एनएवी पर यूनिट ऑफ द फंड व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर 2.5 करोड़। सिंपल है एकदम। एनएवी पर यूनिट ढूंढना है, देयरफॉर टोटल एनएवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना है हमको। टोटल एनएवी सर कैसे ढूंढे? 5 लाख बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय परचेज रेट। ठीक है। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाएगा, डिवाइड बाय यूनिट्स कर लो, खत्म। देख लो एक बार, चलो। परचेज रेट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 5 लाख बॉन्ड्स इनटू परचेज रेट जब मैं करूंगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन मिल जाएगा और ये रुपीज इन लैक्स है। तो ये अमाउंट क्या ना, इसे रुपीज इन लैक्स आएगा टोटल। ठीक है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन लैक्स, ये याद रहेगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है घाय घाय में, ये अमाउंट जो है वो रुपीज इन लैक्स होता है। ठीक है। ये अमाउंट जो है वो रुपीज इन लैक्स है और फिर क्वेश्चन पढ़ता है, वो ये देखता है 2.5 करोड़ है तो यहाँ पे डायरेक्टली 2.5 लिख के आ जाता है। अरे बट ये करोड़ में है, आपको इसको लैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 250 लिखा है, ये लैक्स में है। डिवाइड किया हमने, हमको मिल जाएगा एनएवी पर यूनिट। ठीक है। फिर सी सब क्वेश्चन पढ़ो और ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किया है, ध्यान से पढ़ो इसको। सजेस्ट अ सुटेबल एक्शन टू रिड्यूस रिस्क बाय चर्निंग आउट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन द फॉलोइंग सिनारियोस। इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय 25 बेसिस पॉइंट। अगर इंटरेस्ट रेट दोस्तों कम होगा तो कहने से बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। करेक्ट है।
दूसरा सिनेरियो हमसे पूछा है, इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो अगर इंटरेस्ट रेट दोस्तों बढ़ेगा तो कहने से बॉन्ड की वैल्यू गिरने वाली है। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है, यहाँ पे सिनेरियो ए और बी लिख दूं मैं, सिनेरियो 1 एंड 2। ठीक है, वापिस से बोलता हूं मैं, इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो सिनेरियो 1 में इंटरेस्ट रेट जब गिरेगा तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। मुझे आपसे सवाल ये है कि कौन से बॉन्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। कहने से जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगी इंटरेस्ट रेट के कम होने की। ठीक है, तो अगर कम हो रहा है इंटरेस्ट रेट तो बॉन्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ेगा, ये वाले बॉन्ड में। ठीक है, ओके, तो बॉन्ड वैल्यू इंक्रीज जो होगा उसका इफेक्ट सबसे यहाँ पे ज़्यादा होगा, एंड कंपेरेटिवली सबसे कम वैल्यू बॉन्ड की जो इंक्रीज होगी वैल्यू वो सबसे कम यहाँ पे होगी। ठीक है, बॉन्ड का वैल्यू तो दोनों में ही बढ़ेगा, बट सबसे ज़्यादा किस में बढ़ेगा, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे। रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर दोस्तों इंटरेस्ट रेट अब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। मुझे आपसे सवाल ये है कि बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे होगी, यहां पे होगी। क्यों सर, क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा यहां पे है। ठीक है, ओके, तो बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी और सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी। यहाँ पे भी बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज तो हो ही रही है, बट सबसे कम डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, अब चर्निंग आउट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लो थोड़ा सा, तब जाके ये आप कर पाओगे। चर्निंग आउट का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास एक पोर्टफोलियो है दोस्तों, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो का रिस्क मुझे बढ़ाना है। सर रिस्क क्यों बढ़ाना है, बेटा रिस्क बढ़ेगा तभी तो मेरा प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं रिस्क लूंगा ही नहीं तो प्रॉफिट का पोटेंशियल है ही नहीं। रिस्क ले रहा हूं तभी जाके प्रॉफिट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो रिस्क मुझे मान लो बढ़ाना है, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सोचूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जिसका रिस्क सबसे कम है, मैं उसको हटा दूंगा। ठीक है, वो सिक्योरिटी को मैं मेरे पोर्टफोलियो से भगा दूंगा। बदले में जो पैसा मुझे मिलेगा वो पैसे को मैं इन्वेस्ट कहां पे करूंगा, एक रिस्की सिक्योरिटी में। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, अगर मुझे पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है तो उस केस में मैं देखूंगा मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी कौन सी है, उसको मैं मेरे पोर्टफोलियो से फेंक दूंगा। बदले में जो भी मुझे पैसे मिले उसको मैं एक ऐसी सिक्योरिटी में लगाऊंगा जहां पे रिस्क कम है, तो नेचुरली मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द रिवाइज ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन ईच सिनारियो। अब सबसे पहले तो दोस्तों नॉर्मली हमारे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कितना है ये हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। और हम लोग चाहते तो वेटेड एवरेज को भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे हमको बोला है सिंपल एवरेज यूज करना है। तो बेसिकली इन सब का टोटल मारो, डिवाइड बाय 5 कर लो। 3.5 प्लस 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.75 प्लस 13, टोटल आता है 39.25। एक सेकेंड, 39.25 डिवाइड बाय 5 जब मैं करता हूँ, 39.25 डिवाइड बाय 5, 7.85 ईयर्स आएगा दोस्त। ठीक है, नॉर्मली मेरे बॉन्ड का ड्यूरेशन इतना है। अब पहला सिनेरियो क्या था, ये वाला जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहा है और बॉन्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, अब बॉन्ड का वैल्यू बढ़ रहा है दोस्तों, तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, कहने से यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा। तो अगर मुझे मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करना है तो बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका पैसा जो है वो आप यहाँ पे लगा दो, इसको पोर्टफोलियो से हटा दो, फेंको इसको, और जो पैसा मिला उसको आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो रिवर्स ड्यूरेशन कितना होगा, कहना है इसे 39.25 माइनस 3.5, क्योंकि इसको भगा दिया हमने, एड 13 डिवाइड बाई 5। तो 39.25 माइनस 3.5 प्लस 13 डिवाइड बाई 5 में करूं तो ये आता है 9.75 ईयर्स। समझा आपको? ठीक है, ओके। दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो बॉन्ड की वैल्यू गिरने वाली है, तो सबसे ज्यादा बैंड मेरा कहाँ पे बजेगा, ये वाले में, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। तो बॉन्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा कम इसमें होगी और सबसे कम किस में होगी, यहाँ पे।
ठीक है? तो नॉर्मली मुझे क्या करना चाहिए? ये सिक्योरिटी को फेंक देना चाहिए पोर्टफोलियो से, बदले में पैसा जो है वो यहाँ पे लगा देना चाहिए, करेक्ट है? बट सुनो, इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे इसको ये वाली सिक्योरिटी को सिलेक्ट किया है, ठीक है? इंस्टीट्यूट का कहना ये है कि देखो इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है, ठीक है? तो फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो मुझे बेनिफिट यहाँ पे कम मिलेगा उस केस में, ठीक है? तो बेटर है कि मैं ये वाला ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करूँ। समझ में आया कुछ? ठीक है? तो इसके लिए हमको अब क्या करना है, 39.25 तो है ही है, इसमें से मैं भगा दूंगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है और जोड़ दूंगा कौन सा, 6.5 वाला, ठीक है? ये हटाया और ये जोड़ा, इसको इग्नोर करना है, ये मैंने आपको बोल दिया। इंस्टीट्यूट ये बेसिकली कह रहा है हमसे कि अगर देखो फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है बाय 75 बेसिस पॉइंट, तो अच्छा है ना कि आप यहाँ पे मत डालो पैसा, आप यहाँ पे डाल लो, ठीक है? आप अपना प्रॉफिट पोटेंशियल एकदम ही कम मत कर दो। अगर आप रिस्क एकदम ही नैरो डाउन कर दोगे तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल ही चला जाएगा। तो एकदम ही कम करने से अच्छा है आप थोड़ा आप उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज करके रिस्क को जो है वो लो, ठीक है? आप अपने रिस्क एपेटाइट को थोड़ा सा आप ब्रॉडर रखो। बेसिकली ऐसा मतलब ये एक जजमेंटल चीज है रे दोस्तों। आईसीए ने एक डिप्लोमेटिक वे में इसको आंसर किया, ठीक है? डिवाइड बाय 5 करना है, तो 39.25, 39.25 माइनस 13 प्लस 6.5 डिवाइड बाय 5 में करूँ तो ये आता है 6.55 ईयर्स, बस खत्म। तो 7.85, 9.75 एंड 6.55, 7.85, 9.75, 6.55, ठीक है? और ये नोट बस आप एक याद रखना, ये मैंने आपके मतलब लॉजिक के लिए लिखा है। अगर इंटरेस्ट रेट दोस्तों गिरने वाला है तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ने वाला है, ठीक है? तो बॉन्ड का वैल्यू जब बढ़ेगा तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंक्रीज ड्यूरेशन इंक्रीज रिस्क इंक्रीज एक्सपेक्टेड रिटर्न। ड्यूरेशन बढ़ा, रिस्क बढ़ा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ा। सामने यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, डिक्रीज करना है ड्यूरेशन, डिक्रीज किया ड्यूरेशन, रिस्क को कम किया, तो एक्सपेक्टेड लॉस जो था वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? डिक्रीज एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक। और ये नोट जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ये वाला सिक्योरिटी क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है? वो नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिकली आपका डेटा रीडिंग का स्किल जो है वो टेस्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा अलग है, आपको अलग लगेगा। DNCO is a company which installs pipes for supply of oxygen in the hospital as per their specifications. It is planning to invest rupees 40 crore in a new facility to convert vans and trucks into ambulance. Each ambulance will be designed and built according to the customer requirement. It expects ambulance production and sale in the first 4 years of operation as follow. ईयर दिया है, 4 साल दिए हैं दोस्तों, और हर एक साल में कितना एम्बुलेंस प्रोड्यूस करके बेच देंगे वो हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है? प्रोड्यूस करके बेच रहे, सर्विस नहीं बेच रहे एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस को ही बेच रहे, ठीक है? सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ सर्विस नहीं है, ओके? फिर बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द एम्बुलेंस डिपेंड्स ऑन द वैन और ट्रक विच इज कन्वर्टेड, द क्वालिटी ऑफ द यूनिट्स इंस्टॉल एंड द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन वर्क रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, एम्बुलेंस अगर छोटी होगी तो उसका प्राइस अलग होगा, एम्बुलेंस बड़ी होगी उसका प्राइस अलग होगा, फिर फैसिलिटी कौन से लेवल की है उसके हिसाब से भी प्राइस वेरी करेगा, ठीक है? D&Co has undertaken research into likely sales and cost of different kinds of ambulances, which could be selected by the customer as follows. बेसिक एम्बुलेंस हो गई, स्टैंडर्ड होगी और एक डीलक्स होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब डिमांड करेगा कस्टमर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, 45% एंड 35%, ठीक है? सेल्स प्राइस हमको दिया है, कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, कहना इसे कि एक एम्बुलेंस को बनाने के पीछे खर्चा है कितना, इतना, उसको बना के बेचने का प्राइस जो है कहने से वो इतना है। तो हर एक एम्बुलेंस, ठीक है, हर एक कैटेगरी ऑफ एम्बुलेंस को बना के बेचने का और फिर कंट्रीब्यूशन कमाने का वो अमाउंट कितना है ये निकालो ना। क्या मैं माइनस कर दूँ तो चलेगा क्या, मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कितना आएगा वो, 30 लाख माइनस 23 लाख, ये 7 लाख आया। 42 माइनस 29, 13 लैक्स आएगा, और ये 32 लैक्स, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड से,
तो हमको क्या मिलेगा, एक सिंगल एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी, वो 7 लाख इंटू 20% एम प्लस 13 लाख इंटू 45% एम प्लस 32 लाख इंटू 35%, 32 लाख इंटू 35% एम प्लस मेमोरी रिकॉल 18,45,000 आता है दोस्तों। क्या आया ये, एक एम्बुलेंस को बेच के जो कंट्रीब्यूशन कमाया वो, ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ में आया ये चीज, ओके। अब ये टेबल कोई काम का नहीं है मेरे लिए, इतना चीज जो है वो कुछ काम का नहीं है, ये एक सिंगल फिगर याद रखना बस, ठीक है। Fixed cost of production facility are expected to depend on the volume of ambulance produced as follows. तो अगर ये रेंज में मेरा दोस्तों प्रोडक्शन होगा ना एम्बुलेंस का, तो मुझे इतना फिक्स कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ऐसे रेंज वाइज हमको दिया है कि क्या क्या आपका फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, यहाँ पे 250 का प्रोडक्शन है, तो उस केस में 40 करोड़ का मेरा फिक्स कॉस्ट होगा, यहाँ पे 50 करोड़ का, और यहाँ पे 55 करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन ढूंढा हुआ था, इसको बस मल्टीप्लाई करना था मुझे किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आगे देखेंगे जो भी होगा वो। फिर हमसे पूछा है, अच्छा ये चीज भी अभी कोई काम की नहीं है, टैक्स रेट हमको दिया है 28% का, बीइंग सेटल्ड इन द ईयर इन विच इट अराइजेस, ठीक है। इस पे इसका कोई कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर अगले साल पेमेंट होता ना टैक्स का, तो जिस साल में टैक्स का कैलकुलेशन हुआ उसके अगले साल में पेमेंट होता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, जिस साल में टैक्स कैलकुलेट हुआ उसी साल में कैश फ्लो हो जाएगा। द कंपनी कैन क्लेम टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, ओके। DN को इवेल्युएट्स इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट ऑफ 11%, ये तो बस हमको टैक्स सॉरी टैक्स रेट नहीं, डिस्काउंट रेट दे दिया, टैक्स रेट ये रहा, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसका मतलब ये 40 करोड़ को मैं डायरेक्टली दोस्तों डेप्रीशिएट कर सकता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, देयरफॉर डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू डेप्रीशिएशन फ्रॉम 1 to 10 years इक्वल टू 4 करोड़, 40 डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसको मैं दोस्तों पीएनएल में जब जब दिखाऊंगा तब तक मेरे को टैक्स की सेविंग्स होगी। तो कहना इसे टैक्स शील्ड फॉर 10 years, टैक्स शील्ड फॉर 1 to 10 years इक्वल टू 4 करोड़ इंटू टैक्स रेट है 28%, 1.12 करोड़, ठीक है, समझा, ओके। Advise on the financial viability of the planned investment for the first 4 years of operation if the tax benefit on unabsorbed depreciation for the remaining period will not be available. अब unabsorbed depreciation जैसा कोई चीज सॉल्यूशन में है नहीं, तो ये सेंटेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है उस पर, ठीक है। Advise on the financial viability of the planned investment continuing to produce and sell ambulances beyond the first 4 years. If after the fourth year of operation, DN Co expects to continue and produce and sell 450 एम्बुलेंसेज पर ईयर फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, बोल रहा है कि यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, सिर्फ 4 साल को कंसिडर करना है, मतलब कि इतना ही कंसिडर करना है। बी में हमसे पूछा है कि आप 4 साल मत कंसिडर करो, आप ये मान लो कि 5th ईयर एंड ऑनवर्ड स्टिल परपेचुइटी तक ये बिजनेस जो है वो रन किया जा रहा हूँ, ठीक है। और उस केस में मेरा प्रोडक्शन भी कितना होगा, 450 एम्बुलेंस हर एक साल, ठीक है। 5 साल से लेके जब तक जिंदगी चलती रहेगी तब तक, ठीक है। तो ए में सिर्फ 4 साल का पूछा है, बी में सभी के सभी सालों का, जितने भी साल है टिल परपेचुइटी, करेक्ट। यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स राउंडेड ऑफ अप टू डेसिमल 3 डेसिमल पॉइंट्स, प्रेजेंट ऑल द कैलकुलेशन रुपीज इन करोर्स राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। ये ऐसा जब आता है ना दोस्तों, तो थोड़ा अलर्ट रहने का, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कौन से भी अमाउंट में हो सकता है, बट हमको ये याद रखना है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी इन करोड़ में, ठीक है, ओके। फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब क्या दोस्तों, एनपीवी, ठीक है। जब भी ये शब्द दिखे तो समझ जाना, फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब एनपीवी कैलकुलेट करना है।
एनपीवी कैलकुलेशन के लिए बेसिकली मुझे पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करना है। पीवीसीओ तो मुझे पता है दोस्तों 40 करोड़ का, करेक्ट है। मुझे पीवीसीआई फाइंड करना है। पीवीसीआई फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास कैश इनफ्लो होने चाहिए, और पूरे क्वेश्चन में मेरे पास दो ही कैश इनफ्लो है, जिसमें से एक तो है टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा एम्बुलेंस को बना के बेचने का इनकम। ठीक है, जो भी आफ्टर टैक्स कैश इनकम मेरे पास है उसको यहाँ पे लिखना है कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बस ये दो ही कैश फ्लोज है, इसके अलावा कोई कैश फ्लो नहीं है मेरे पास। इन दोनों को टोटल मारो, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, पीवीसीओ में से माइनस करो, हमको एनपीवी मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बट ये कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढे कैसे हम लोग? यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हमको क्या मिला दोस्तों? कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया? अरे बेटा डेप्रिसिएशन माइनस इसीलिए नहीं किया क्योंकि उस पे जो टैक्स की सेविंग हो रही थी उसको अलग से हमने ले लिया है, ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है, तो अब वापस से उसको माइनस क्यों करेंगे हम लोग? ठीक है, तो ये हमको क्या मिला? कैश प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स। इसीलिए वर्ड भी क्या मैंने यूज किया? कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज किया नहीं है मैंने। मैंने क्या यूज किया? कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब इसमें से अब तक डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया नहीं है। ठीक है, और करना भी नहीं है क्योंकि टैक्स शील्ड का इफेक्ट जो है वो हम लोग ने अलग से ऑलरेडी ले लिया है। ठीक, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं वन माइनस टैक्स से तो मुझे क्या मिलेगा? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझा? तो 4 साल का कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, 4 साल का टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन मेरे पास एक सिंगल अमाउंट है, वही चारों साल तक मिलता रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाऊंगा मैं, उसमें से माइनस कर दूंगा 40 करोड़, मुझे मिल जाएगा एनपीवी, बात खत्म। सिंपल है एकदम, प्लेन सिंपल लॉजिक है। सम बड़ा दिख रहा है बट मैंने आपको देखो कैसे काट काट के बोला है। ठीक है, वैसे ही आपको नैरो डाउन करते जाना है। एग्जाम में भी अगर बड़ा सम दिखता है ना तो वो दिखने के लिए बड़ा होगा, उसमें से डेटा हो सके उतना नैरो डाउन करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो एक बार सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन निकाला है 18,45,000 का, ये तो सिंपल है, हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया था उसको। डेप्रिसिएशन निकाला, उस पर टैक्स शील्ड भी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। ये वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। अब एक्चुअल सॉल्यूशन पे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी कंसिडरिंग ओनली 4 years ऑफ ऑपरेशन, रुपीज इन करोर्स। जीरो, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, और बाकी के 4 साल के लिए मजे लूटने हैं। ठीक है, एम्बुलेंस को बेचो, पैसा कमाओ। सेल यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है। टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने कैसे कैलकुलेट किया? एकदम ही सिंपल है। 18,45,000 का अमाउंट था, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने नंबर ऑफ यूनिट से, कन्वर्ट कर दो रुपये इन करोड़ में, हमको यहाँ पे मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट किया, मेरे को मिला कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनटू वन माइनस टैक्स किया तो मुझे मिला कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैंने जोड़ दिया डेप्रीशिएशन पे टैक्स शील्ड, मुझे मिल गया क्या? टोटल कैश इनफ्लो। ठीक है, अब डिस्काउंट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, पीवीसीआई माइनस पीवीसी को कर लो, आपको एनपीवी भी मिल जाएगा। करेक्ट है, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 साल की लाइफ देखूं कि ये बिजनेस को मैं 4 साल तक ही अगर चलाने वाला हूं, तो उस केस में दोस्तों मेरा एनपीवी जो है वो नेगेटिव है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये प्रोजेक्ट करके कोई मतलब नहीं है, लॉस है इसमें। ठीक है, एंड देयरफॉर द प्रोजेक्ट इज नॉट फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल। अग्रीड? दूसरा ऑप्शन क्या था दोस्तों? दूसरे ऑप्शन में हमसे बोला गया था कि 4 साल आप अब जो अज्यूम कर रहे थे ना, ये अज्यूम मत करो, एडिशनल आप ये अज्यूम कर लो कि 4th ईयर तो ठीक है, 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स भी दोस्तों आपकी जिंदगी जो है वो चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है टिल परपेचुइटी। और उस केस में भी आप 450 यूनिट्स को हर साल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हर साल कहने से ये सेम कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे को होते रहेगा टिल परपेचुइटी। बट ये टैक्स शील्ड जो है ये तो सिर्फ 10th ईयर तक ही मुझे मिलने वाला है। ये देखो कैलकुलेट किया था हमने टैक्स शील्ड, 10 साल का डेप्रिसिएशन है तो 10 ही साल का टैक्स शील्ड मिलने वाला है। करेक्ट है, ओके, तो ये जो टैक्स शील्ड है ये 5 to 10 ईयर तक ही मिलेगा मुझे। करेक्ट है, ओके। अब ये पूरे पूरे बिजनेस का जो परपेचुइटी तक चलने वाला है उसका एनपीवी हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करें? सर बड़ा सिंपल है, 4 साल तक तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, उसका एनपीवी तो हमारे पास था ही। हमको तो बस 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स के जो भी कैश इनफ्लोज है ना उसको खींच के लेके आने 0th ईयर में। ठीक है, और उसको ये एनपीवी में जोड़ दो, बात खत्म।
तो 2 ही तो कैश फ्लोज है, इसको डिस्काउंट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्या करूंगा मैं, पहला तो मैं ये देखूंगा कि फ्रॉम 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स मेरा कैश फ्लो कितना है, 20.178 करोड़। ठीक है, ये तो दोस्तों पूरे के पूरे 5th ईयर से लेके परपेचुइटी तक, तो इसका 4th ईयर के एंड पे मेरे को अगर वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू 4th ईयर के एंड पे, यानी कि P4 याद करो, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 11% कर दूंगा। ठीक है, और इसको डिस्काउंट करना है मुझे 0th ईयर में, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 4th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो कि है 0.65। ठीक है, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, जो कि 5th ईयर एंड ऑनवर्ड स्टिल इन्फिनिटी तक रहने वाले। ठीक है, तो 20.178 डिवाइड बाई 11% इंटू 0.659, 120.885 आएगा। ठीक है, दूसरा, ये जो डेप्रिसिएशन का टैक्स शील है ना, ये तो सिर्फ मेरे को कितने साल के लिए मिलने वाला है, 5th ईयर से लेके 10th ईयर तक। ठीक है, तो इसको डिस्काउंटिंग कैसे करना है ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील ऑन डेप्रिसिएशन फ्रॉम ईयर, ये 5 आएगा, ये चेंज करके दे दूंगा मैं आपको, फ्रॉम ईयर 5 टू ईयर 10 कितना आएगा, टैक्स शील का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 5th ईयर टू 10th ईयर। ये याद रखना, हम लोग जनरली कैसे करते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मुझे ये बताओ, मुझे ये टैक्स शील कब अराइज हो रहा है, कहना से 5th ईयर से लेके 10th ईयर तक अराइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो अराइज हो रहा था, वो तो ऑलरेडी ANPV में हम लोग ने ले लिया है। ठीक है, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है, मैं तो सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ। समझ में आया, तो इसको अगर हमको डिस्काउंट करना है, तो कहना से यहाँ के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को हम लोग को M+M+M+ में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें सुनो, 1+11% कैलसी पे ले लो ना, 1+11% डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे आया, इसको M+ में मत डालो, वापिस से इक्वल टू दबाओ, यहाँ पे है M+ मत दबाओ, 2 3 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अभी भी M+ नहीं दबाना है। अब जब आप इक्वल टू दबाओगे, तब यहाँ पे वैल्यूज आना स्टार्ट होगी, और उसको M+ में डालते रहो 10th ईयर तक। ठीक है, तो इक्वल टू M+, इक्वल टू M+, इक्वल टू M+, इक्वल टू M+, इक्वल टू M+ एंड इक्वल टू M। 6 बार हो गया, मेमोरी रिकॉल दबाओ, 2.787 दिखेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल मार लो, NPV पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब अगर बिजनेस जो है वो मेरा इन्फिनिटी तक चलते रहेगा ना, तो उस केस में मेरे को अच्छा NPV मिलेगा, एंड देयरफॉर प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एरर होने के बहुत अच्छे चांस है, बहुत मतलब बहुत अच्छे, मेन ये है। ठीक है, ये स्टूडेंट कभी भी इसको मतलब क्या बोलते हैं, अगर मिस आउट हो गया ना उससे, तो खत्म। ठीक है, चलो, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, बाकी तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।